नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात में बीजेपी सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता हुए शामिल। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ 16 मंत्रियों ने ली शपथ। दिल्ली के टर्मिनल 3 पर बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें। फ्लाइट पकड़ने के लिए घंटों की मशक्कत। आज विमान मंत्री सिंधिया का औचक निरीक्षण। सीएनबीसी आवाज ने की खास पड़ताल। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सीमित दायरे में रहा बाजार। सेंसेक्स निफ्टी लगभग पिछले स्तरों पर ही बंद। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में रही खरीदारी। कंज्यूमर ड्यूरेबल हुए बिकवाली का शिकार। देश की अर्थव्यवस्था है मजबूत। आ रहा है बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संसद में बयान। कहा, डॉलर को छोड़ सभी करेंसियों के सामने रुपया मजबूत। अब मोबाइल पर टीवी देखने के लिए इंटरनेट की नहीं होगी जरूरत। वाईफाई एंटीना के जरिए दिखेंगे चैनल। दूरसंचार विभाग ने जारी किया ड्राफ्ट। खबरों की शुरुआत गुजरात से करेंगे, जहां पर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। नई सरकार के लिए आज गांधीनगर में एक भव्य समारोह में शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाने पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई भी दी। भूपेंद्र पटेल सरकार में 8 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री इसमें बनाए गए हैं। गुजरात की हलचल पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केतन जोशी। केतन, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास, बताएं जरा। देखिए, भूपेंद्र भाई पटेल ने गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है और ठीक 5 बजे कैबिनेट की बैठक भी मिलेगी और 5:30 बजे शायद आज ही जितने भी मंत्री बने हैं उनको पोर्टफोलियो का एलोकेशन भी कर दिया जाएगा। लेकिन अब आगे क्या? आगे है बीजेपी के लिए 3 बड़ी जो बात है, जो प्रॉमिस किए हैं उनको पूरा करना होगा। सबसे पहले जहां से ये बात उठी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो एक जो पूरा का पूरा घोषणा पत्र था उसमें एक ये भी मुद्दा था। तो गुजरात ने पूरे देश में इसकी पहल की है। केंद्र सरकार ने बार बार इसका जिक्र किया है। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश ने भी इसके साथ आवाज़ उठाई थी। तो एक ये मुद्दा रहेगा कि कब तक ये विधानसभा में ये बिल लाएंगे। दूसरी बड़ी बात होगी कि 20 लाख युवकों को रोजगार भी देने की बात है, क्योंकि विपक्ष ने बहुत बड़े पैमाने पर इसको एक मुद्दा बनाया था कि गुजरात में बेरोजगारी का प्रमाण है वो खूब ज़्यादा है। तो ये भी एक चैलेंज रहेगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आम आदमी पार्टी बात कर रही थी कि हम यहाँ बड़े बड़े अस्पताल करेंगे और वो भी फ्री इलाज करेंगे, तो बीजेपी ने उसको काउंटर करने के लिए जो गुजरात में आयुष्मान कार्ड है उसकी अभी पूरे फैमिली की जो एक सीमा है वो 5 लाख है और वो बढ़ाकर अब 10 लाख करने का उन्होंने वादा किया था। तो वो भी पूरा करने की उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ये 3 प्रमुख चीज़ें हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एलोकेशन करने का वादा किया था। दूसरी ओर गुजरात में एक पूरे देश का जो हाइड्रो पावर प्लांट का है वो प्रोजेक्ट आएगा। हालांकि इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारी रैलियों में किया है। तो इन सबको अमलवारी करने का एक बहुत बड़ा जिम्मा रहेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस मुख्यमंत्री समेत 17 जो मंत्री है उसमें 4 पटेल है, फिर कोली है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, बनिया है। मतलब हर कास्ट को खुश करने की कोशिश की गई है। सोशल इंजीनियरिंग तो बीजेपी ने कर लिया, लेकिन अब जो प्रॉमिस है उसको पूरा करने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। और शायद प्रधानमंत्री ने भूपेंद्र भाई को यही मंत्र दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करे। जी बिल्कुल, तो ये रहा आगे की सरकार का पूरा लेखा जोखा और प्लान। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका केतन। तो शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन आगे सरकार का क्या कुछ प्लान है बता रहे थे हमारे संवाददाता केतन जोशी। और अब बात आगे बढ़ेंगे और करेंगे फ्लाइट्स की, क्योंकि जो फ्लाइट लोगों का समय बचाती थी उसी फ्लाइट को पकड़ने के लिए पैसेंजर्स को 6-6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़े, तो जरूर ये एक गंभीर मसला है। ऐसे ही कुछ हाल इन दिनों दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यात्रियों को इस समस्या से जल्द राहत मिलने वाली है, क्योंकि एयरपोर्ट पर बढ़ती समस्या को लेकर सरकार नया एक्शन प्लान लेकर आ रही है। क्या होगा इस एक्शन प्लान में और आखिर इतनी भीड़ बढ़ने के पीछे क्या कारण है, जानने के लिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आप भी देखें।
मैं इस वक्त नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ा हूं और पिछले पूरे सप्ताह लोगों की बहुत शिकायत थी, पैसेंजर्स की काफ़ी शिकायत आई, वो लंबी लंबी लाइनों की, वो घंटों पहले आने के बावजूद फ्लाइट मिस हो रही है लोगों की। और इसका जो एकमात्र कारण है वो ये है कि अचानक से जिस तरीके से पैसेंजर्स की संख्या बढ़ी है उसको मैनेज करने में जो एयरपोर्ट प्रशासन है वो सफल नहीं हो पाया है, वो अक्षम रहा है और इसका नतीजा पैसेंजर्स को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार समय से आने के बाद भी उन्हें लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है और उनकी फ़्लाइट तब भी मिस हो रही है। अगर अभी की हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप एक डोमेस्टिक फ़्लाइट भी पकड़ना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे 2.5 से 3 घंटे पहले आना पड़ेगा, तभी आप जो है वो बोर्ड कर पाएंगे। पिछले सप्ताह भी एक गाइडलाइन जारी की गई थी लाइन मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन उसका भी असर बहुत होता दिखता नहीं दिख रही है। सरकार ने डीजी यात्रा भी शुरुआत की है। 3-4 चीज़ों पर फिलहाल सरकार वर्क कर रही है और उसमें जो एक बड़ी बात है वो है कि जो नंबर ऑफ एक्सरे मशीन्स है उसको बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो वीआईपी एंट्री हो रही है इस वक्त कुछ समय के लिए उसे टेम्परेरी जो है वो आम जनता के लिए खोलने की बात की जा रही है। पीक आवर्स में डिपार्चर्स की संख्या को रिड्यूस करने का भी एक गाइडलाइन में शामिल किया गया है और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लोगों की संख्या बढ़ाना, क्योंकि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जैसा कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हर लाइन के सामने खासतौर पे जो सिक्योरिटी चेक इन में, जहाँ लोगों को इस वक्त सिक्योरिटी चेक इन में 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं, तो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़रूरी है जहाँ लोग आपको गाइड कर सकें कि जो छोटी लाइन है वहाँ जा सकें, उसका भी अब तक अभाव था, उस पर भी वर्क किया जा रहा है। और आखिरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा भी लेने की बात हो रही है, जो टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह से क्यू मैनेजमेंट सिस्टम किया जाए, और सरकार इसको लेके एक नया गाइडलाइन भी लेके आने जा रही है। इसके अलावा हर दिन मॉनिटरिंग होगी, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें लोग जो समस्या है उसको सॉल्व कर पाएगी? फिलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा है और अगले कुछ दिनों में ये समस्या बढ़ने ही वाली है। कैमरामैन नितिन त्रिवेदी के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। तो वहीं एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ की वजह से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। आए दिन लोगों की फ्लाइट इसकी वजह से मिस हो रही है। ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। कई लोगों की आज फ्लाइट छूटी है और ये मैं कल भी सुना था कि यहाँ पे बड़ा चाउस हो रहा है, रस्क हो रहा है कि लॉन्ग क्यू है यहाँ पे, और आज वो मेरे साथ हुआ। मेरा आज फर्स्ट डे था जॉब का एंड आई कुडंट जॉइन इट। अगर हमारी 11 बजे की फ्लाइट है, हम 2 घंटे पहले आते हैं और अब जैसा मेस है इसकी वजह से हमें 4 घंटे पहले आना पड़ रहा है, विच इज़ अ बिग मेस। हमारी कोई अर्जेंट मीटिंग है, वी कैन नॉट अटेंड दैट ऑल्सो, सो अथॉरिटी नीड टू टेक सम एक्शंस रिगार्डिंग दैट। 6:45 की फ्लाइट है और हम 6 घंटे पहले आए हैं यहाँ पे। तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में बढ़ती भीड़ और असुविधा की शिकायतों के बाद सरकार भी एक्शन में आ गई है। आज नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया टर्मिनल 3 का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान सिंधिया ने सीआईएसएफ, बीसीएएस और साथ ही जीएमआर के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। सिंधिया ने नई दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर अंदर स्थिति बेहतर करने के निर्देश दिए। सिंधिया के पास एविएशन सचिव राजीव बंसल भी मौजूद थे। हम लोगों का सिक्योरिटी प्रोसेस है। सिक्योरिटी प्रोसेस के लिए वर्तमान में ATRS सिस्टम, वो जो ट्री सिस्टम है, और नॉर्मल सिस्टम दोनों मिलाकर 11 लाइन है और 2 लाइन रखे गए थे क्रू के लिए। तो हमने उसे आज मिलाकर जो 13 स्थिति थी, आज हमने बढ़ाकर आज वर्तमान में 16 लाइन तैनात हो गई है। मतलब 3 अतिरिक्त लाइन पिछले 5 दिन में हमने खड़ी कर दी है, जिसका स्वयं मैंने जाके सर्वेक्षण किया। देश में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आ रहा है, ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। आज लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। सीतारमण ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर FDI आ रहा है और इमर्जिंग मार्केट्स में होने वाले कुल निवेश का आधा भारत को मिल रहा है। Each one of us can always prefer one over the other. FDI better than FII, FII better than FPI. All this can happen, but that is left to the wisdom of the market. But the fact remains that our reserves are also going up. इसीलिए at this time to talk that foreign exchange, the rupee depreciation, or reserves coming down, or FDIs, people are running away, no investor wants, that's absolutely not proven by data. I would request the honorable member to have a good look at the data to see how FDI is coming into India now in a big way. Among all the emerging markets, India receives more than 50% share of everything which goes to emerging markets. तो वहीं इस बीच रुपए के बारे में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर को छोड़कर दुनिया की जो अन्य सभी करेंसी है उसके मुकाबले मजबूत हो रही है।
Indian rupee has been strong against every currency. And that is proved, and I can read the records. As regards just the US dollar, because the US dollar, because of the policies adopted by the US Fed, is getting stronger and stronger. That has been explained. और सरकार इनकम टैक्स के नए रिजीम को आकर्षक और टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दरों में कटौती और कुछ रियायतों के साथ साथ बजट में टैक्स पेयर्स को नई सुविधा देने पर जोर रह सकता है। दरअसल नए टैक्स रिजीम को लेकर टैक्स पेयर्स के ठंडे रुख की वजह से सरकार फिलहाल कई विकल्पों पर अभी फिलहाल विचार कर रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, नए टैक्स रिजीम को लेकर क्या कुछ खबरें हैं आपके पास? देखिए, आज से 2 साल पहले जो इनकम टैक्स की न्यू सिंप्लीफाइड रिजीम लागू की गई थी, उसे और अट्रैक्टिव और टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाने को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें जो टैक्स की दरें हैं उसको रैशनलाइज करके कमी की जा सकती है और साथ ही साथ जो एग्जम्पशन लिमिट है उसको बढ़ाया जा सकता है। अभी जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में 5% टैक्स लगता है, जो अपने आप में एक तरह की बहुत बड़ी खामी के तौर पर देखा जा रहा है और इसकी वजह से टैक्स पेयर्स इस नई टैक्स व्यवस्था से जुड़ने से काफी कतरा रहे हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है कि अभी जो पिछले साल जितने भी टैक्स रिटर्न दाखिल हुए हैं उसमें जो नए टैक्स रिजीम को अपनाने वाले टैक्स पेयर हैं उनकी संख्या सिंगल डिजिट % में है, यानी कि जितने भी टैक्स रिटर्न भरे गए हैं उसमें सिंगल डिजिट बहुत ही नगण्य, एक तरह से मामूली संख्या में है और यही सबसे बड़ी जो सरकार की इस वक्त पशुपेश में है न्यू टैक्स रिजीम को लेकर। और इसी वजह से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो डिडक्शंस हैं उसको भी जोड़ने पर चर्चा चल रही है, खासतौर से जो होम लोन के जो इंटरेस्ट पर जो एग्जम्पशन मिलता है वो, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो इन दोनों को जोड़कर और इसको अट्रैक्टिव करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाने की बात कर रही है उसमें जो इनकम टैक्स रिटर्न के जो फॉर्म्स हैं उसको सिंप्लीफाइड किया जाएगा। जो अभी तक अलग अलग कैटेगरी के लिए ITR 1 से लेकर 6 और ITR 7 होता है, उसमें ITR 1 से 6 तक के लिए एक कॉमन फॉर्म लागू किया जा सकता है और जो पूरी टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न की व्यवस्था है उसको बजट में एक तरह से उसके रोड में पेश किया जा सकता है। जो इस नए टैक्स रिटर्न की जो व्यवस्था है उस पर जो स्टेक होल्डर से जो राय लेने की तारीख है, आखिरी तारीख, वो 15 दिसंबर तक। तो ये पूरे न्यू टैक्स रिजीम को लेकर सरकार बड़े ऐलान इस बार बजट में कर सकती है और आगे इसको लेकर रोड मैप भी पेश कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब बात करेंगे मार्केट की। हफ्ते के पहले दिन सीमित दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स 51 पॉइंट गिरकर 62,131 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी फ्लैट 18,497 पर बंद हुआ। आज मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी रही। मार्केट का हाल समझते हैं यातिन से। यातिन, बताएं मार्केट के आज के क्या कुछ हाईलाइट्स रहे? तो आज मार्केट काफी रेंज में था। इनफैक्ट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ा बहुत नेगेटिव बायस है। इनफैक्ट आज निफ्टी 18,500 के आसपास ही बंद हुई। सेंसेक्स में 50 पॉइंट की गिरावट दर्ज हुई, लेकिन अगर आप देखें सेक्टोरल इंडेक्सेस, मिड कैप, स्मॉल कैप या निफ्टी बैंक, यहाँ आपको हरा निशान दिखा। इनफैक्ट अगर हम आज के मार्केट के एक्शन की बात करें तो PSU बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी दिखी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में खरीदारी दिखी और सिलेक्टिवली आपको मिड एंड स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दिखी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजार का जो ट्रेंड है वो अब ज्यादा ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, और इसके साथ ही सेक्टर्स का क्या हाल रहा आज? कहाँ सुस्ती और कहाँ पे थोड़ा एक्शन? तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो क्लियरली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आपको काफी अच्छी खरीदारी दिखी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो BPCL आज टॉप गेनर था, लगभग 3% की बढ़त यहाँ भी देखने को मिली। इसके अलावा दीवीज लेबोरेटरीज अच्छे एक्सपोर्ट डेटा आने के बाद यहाँ आपको दिखा कि लगभग 2% की तेजी थी। कोल इंडिया और UPL दूसरे काउंटर्स थे जहाँ अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में दिखी। लूजिंग एंड पे थोड़े बहुत FMCG नाम और बैंकिंग नाम, खास करके अगर हम एशियन पेंट की बात करें तो ये स्टॉक 2% नीचे था। कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, इन्फोसिस जैसे शेयर्स में थोड़ा बहुत दबाव था, लेकिन मिड कैप्स में काफी सारा एक्शन था। HPCL, IOC और BPCL में काफी अच्छी तेजी। इनफैक्ट HPCL में 5% की तेजी दर्ज हुई। येस बैंक, यूनियन बैंक और हनीवेल ऑटोमेशन जैसे काउंटर्स की बात करें तो यहाँ भी लगभग 5% का इंट्राडे मूव दिखा। लूजिंग एंड पे वायदे बाजार में अगर हम बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज और नवीन फ्लोरिन, ये 2 काउंटर्स में लगभग 3% का दबाव था। इसके अलावा LTTS और क्यूमिंस इंडिया में भी आपको थोड़े बहुत सेलिंग फ्लोज नजर पड़े।
जी बहुत शुक्रिया मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो ये तो रहा मार्केट का हाल, और एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि आज से केवल 2 दिन के बाद ही भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं देश के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज। अगर आप भी 14 दिसंबर को शाम 4 बजे शुरू होने जा रही इस ऐतिहासिक लाइव समिट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही अपना नाम रजिस्टर कराएं मनी कंट्रोल imfsummit.com पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजा पटेरिया के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की हत्या की बात कही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासी पारा काफी हाई है। जहां एक तरफ बीजेपी इसको लेकर काफी आक्रामक है, तो वहीं दूसरी तरफ राजा पटेरिया का कहना है कि मैंने हत्या करने की बात नहीं कही, बल्कि आगे चुनाव में मोदी को हराने की बात कही थी। फ्लो में हो जाता है। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पटेरिया के बयान से कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं। तो वहीं स्मृति ईरानी ने भी इस बयान की निंदा की। कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं, यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस तरह की बेहद आपत्तिजनक जो बयान है, इस पर मैंने एसपी को निर्देश दिए तत्काल एफआईआर करने की। मैंने बताया ना कि ये लेवल मुसोलिनी वाले लेवल हैं, ये हार की हताशाएं हैं। ये पार्टी पूरी की पूरी अभी दिग्भ्रमित पार्टी है, किम कर्तव्य विमूढ़ पार्टी है। कुछ तो भी कहीं तो भी कोई भी बयान जब राष्ट्रीय अध्यक्ष दे देते हैं तो राजा पटेरिया जी, पर ये मध्य प्रदेश है, ये कानून का राज्य है, यहाँ ऐसा सब चलने वाला नहीं है। और ये बाद की बातें हैं और इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अभी वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक युग में जब वीडियो वायरल होता है और शेखी बगार के बताएंगे फिर। और गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से विपक्षी एकता की बात चर्चा में आ गई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर 2024 में विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी को हराना मुमकिन है। विपक्षी एकता के लिए क्या है नीतीश कुमार का प्लान? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57। और अब मोबाइल पर टीवी देखने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। जी हां, आप बिना किसी इंटरनेट सेवा या अलग टूल के अपने फोन में जब चाहे तब टीवी देख पाएंगे। दरअसल दूरसंचार विभाग ने टीवी का कंटेंट वाईफाई एंटीना के जरिए मोबाइल पर उपलब्ध कराने के लिए ड्राफ्ट जारी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हमारे संवाददाता असीम मनचंदा के पास। असीम, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, आप अभी भी अपने मोबाइल पर टीवी जो है वो देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। आपका डाटा जो है वो खर्च होता है, लेकिन जल्दी आप बिना डाटा खर्च के या बिना इंटरनेट के अपने मोबाइल पर टीवी जो है वो देख सकते हैं। सरकार ने इसकी शुरुआत जो है वो कर दी है। जो दूरसंचार विभाग की एक इकाई है टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर, उसने इसके स्टैंडर्ड बनाने को लेकर के एक ड्राफ्ट जो है वो जारी किया है और सभी स्टेक होल्डर्स की राय जो है मांगी है। सभी स्टेक होल्डर्स से राय मिलने के बाद 1 से 2 महीने के अंदर इसके स्टैंडर्ड जो है बन करके तैयार हो सकते हैं। उसके बाद सरकार जो है टेलीकॉम कंपनियों या ब्रॉडकास्ट कंपनी को कह सकती है कि आप जो है एक मिडलवेयर जो है वो लगाएं। इस मिडलवेयर के जरिए आप कहीं भी इससे कनेक्ट करके आप मोबाइल पर अपने टीवी जो है वो देख सकते हैं। खासतौर पर कि सरकार को ये लगता है कि इससे आप पब्लिक प्लेसेस में जैसे रेलवे है या बस स्टैंड है, वहां पर आप आसानी से टीवी जो है वो देख सकते हैं। दूर दराज के इलाकों में टीवी पहुंचाना जो है वो काफी आसान हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप चलती कार में बैठे हैं तो आप वहां भी टीवी जो है वो देख सकते हैं। तो इसकी तैयारी जो है सरकार ने शुरू कर दी है। अगले 2 महीने के अंदर ये स्टैंडर्ड्स जो है बनकर के तैयार हो जाएंगे और उसके बाद आप किसी भी वाईफाई जो टीवी सिग्नल का वाईफाई हॉटस्पॉट है उससे कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल पर बिना डाटा का इस्तेमाल किए या बिना कोई एडिशनल खर्च किए अपने मोबाइल पर टीवी जो है वो देख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।